ईरानी शासन पूरी दुनिया के खिलाफ आतंक का युद्ध शुरू करना चाहता था और अब संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से उनसे इसकी कीमत वसूल रहा है। हफ्तों से इस्लामी गणराज्य ने बेरहमी से अपार्टमेंट इमारतों पर बमबारी और मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं ताकि पश्चिम को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन अब अमेरिका खुद को नहीं रोक रहा है। बदले की बड़ी कार्रवाई में अमेरिकी बम वर्षकों ने अरबों डॉलर के ईरानी पुल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसे दुश्मन हथियार ले जाने में इस्तेमाल करते थे। अब असली बदला शुरू हो गया है। हमारी कहानी शुरू होती है कि ईरानी शासन ने युद्ध इतना बढ़ा दिया कि अब वे निपट नहीं सकते। हमारे पास पहले दिन की फुटेज है जब अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। पहले ही दिन ईरान ने भी बहरीन जैसी खाड़ी देशों की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाना शुरू किया। देखिए, ये तब हुआ जब बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और यूएई ने कहा था कि अमेरिका उनके ठिकानों या हवाई क्षेत्र से ईरान पर हमला नहीं कर सकता। असल में इन देशों में से कई के लिए यह शर्त आज भी सही है। युद्ध शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने फिर भी उन पर हमला कर दिया। और ईरान ने सिर्फ इन देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ही हमला नहीं किया। ईरान ने नागरिक इमारतों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और टैंकरों पर हमला शुरू किया। ईरानी आतंकवाद सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं था, उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों तक बढ़ा दिया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हर्मस में नागरिक मालवाहक जहाजों और टैंकरों को निशाना बनाना शुरू किया, जो चोक पॉइंट है और ईरानी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें सभी देशों को समान गुजरने का अधिकार है। अब आपकी स्क्रीन पर थाई नाविकों की फुटेज है जो स्ट्रेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे अरब की खाड़ी में फंसे थे और शायद खाना व जरूरी सामान खत्म हो रहा था, तो वे घर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे और वहां से निकलने की कोशिश करते समय उन पर हमला हुआ था। वे थाईलैंड से हैं, एक ऐसा देश जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद ईरानी नौसेना और IRGC नौसेना उन्हें निशाना बनाना जारी रखती है। आप तर्क कर सकते हैं कि ईरान के पास और विकल्प नहीं है। ईरानी सेना अमेरिकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकती, यह तर्क सही हो सकता है, लेकिन इससे यह नहीं बदलता कि वह आम नागरिकों को निशाना बना रही है। इसे आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद के पीछे कारण चाहे जो भी हो, वह फिर भी आतंकवाद ही है। साथ ही ईरान द्वारा आम नागरिकों पर हमलों के कारण युद्ध अब उस दिशा में जा रहा है जिसकी ईरान ने अपेक्षा नहीं की थी। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया था, ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर गया है, अब कभी नहीं इस्तेमाल होगा। अब ईरान को समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि कुछ भी बाकी न बचे। हम हर पहलू देखना चाहते हैं। ऑनलाइन कुछ लोग बहस कर रहे हैं कि हमला कानूनी है या नहीं, और कुछ वकील इसे कानूनी बता रहे हैं, कुछ वकील इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय वकील नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह का वकील नहीं हूँ, इसलिए इस बहस में मेरी राय बेकार होगी। लेकिन जो मैं जानता हूँ वो ये है कि किसी भी संघर्ष में पुल हमेशा से एक सैन्य लक्ष्य रहे हैं। असल में फरवरी 2022 में यूक्रेन के अंदर यूक्रेनियों ने रूसी सेना की बढ़त को रोकने के लिए अपने ही पुल उड़ा दिए थे, और फिर कुछ महीनों बाद जब यूक्रेनियों ने अपना जवाबी हमला शुरू किया तो रूसियों ने जवाबी हमले के दौरान पुल उड़ा दिए ताकि उनके पास सुरक्षित वापस भागने के लिए पर्याप्त समय हो सके। सेनाएं पुलों के आविष्कार के बाद से ही उन्हें नष्ट करती रही है। ये ईरान का कोई आम पुल नहीं, बल्कि सबसे अहम पुलों में से एक था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसका इस्तेमाल ईरानी सशस्त्र बल मिसाइलें और उनके हिस्से तेहरान से पश्चिमी ईरान के प्रक्षेपण स्थलों तक ले जाने में कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि पुल अभी निर्माणाधीन था, जिससे एक नई बहस शुरू हो गई है, जहां लोग कह रहे हैं कि अगर पुल अभी निर्माणाधीन था तो सेना उसका इस्तेमाल कैसे कर सकती थी। यही से असली समस्या शुरू होती है कि ईरानी इस पुल का संचालन कैसे कर रहे थे। पुल को पिछले साल सार्वजनिक रूप से जनता के लिए खोलना था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अभी भी निर्माणाधीन है, इसी वजह से वे इसे खोल नहीं सके।
फिर कुछ महीने पहले भी वही बात हुई, जहां उन्होंने कहा कि यह अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए इसे जनता के लिए खोला नहीं जा सकता था या जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस दौरान सेना उसी पुल का इस्तेमाल कर रही थी जो निर्माणाधीन बताया गया था। हमारे पास पूर्व यूट्यूबर 2C TV है जो इसे मुझसे बेहतर समझा रहे हैं। सुनिए। ये पुल B1 ईरान की विरासत का हिस्सा नहीं था। ये एक नया पुल था, हाल ही में बना हुआ पुल जो अभी तक खुला भी नहीं था। और इसके निशाना बनाए जाने के दो कारण हैं। इसे इस साल की शुरुआत में यातायात के लिए खोलना था, हालांकि तकनीकी रूप से ये 2 साल पहले या पिछले साल भी खोलना था। फिर इसमें देरी हुई क्योंकि इस्लामी समाजवादी आर्थिक नीतियां उतनी सक्षम नहीं है। फिर इसमें देरी हो गई। इसे 2 महीने पहले खोलना था, लेकिन ये तब भी तैयार नहीं था, जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है। लेकिन मुख्य धारा के मीडिया में इसे ऐसे पेश किया गया। उन्होंने इसे ऐसे दिखाया जैसे चालू पुल पर ट्रैफिक था और अचानक अमेरिकियों व इजरायलियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। यह युद्ध अपराध है। शांत रहें। हमला इसलिए हुआ क्योंकि ये आधिकारिक रूप से खुला नहीं था। तो प्रतीकात्मक रूप में हम आपके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे, लेकिन ऐसी चीज को निशाना बनाएंगे जो असल में खुली नहीं है। दूसरी बात, आगे की लॉजिस्टिक्स के लिहाज से यह फिर भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि भले ही ये आम जनता के लिए खुला नहीं था, लेकिन ये IRGC के लिए खुला था। पिछले हफ्तों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स B1 पुल से करज और तेहरान के बीच सैन्य उपकरण भेज रहे थे। तो ऐसा हो रहा था। अब करज और तेहरान के बीच रसद संपर्क कट गया है। अब आइए एक और समस्या के बारे में बात करते हैं, जो असल में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू होती है। 1 अप्रैल के संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान को पाषाण युग में धकेलने के लिए बमबारी करने की तैयारी कर रहा है। सुनिए, फिर मैं समझाऊंगा कि यह भाषा समस्याजनक क्यों है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत में ही साफ था कि हम तब तक जारी रहेंगे जब तक उद्देश्य पूरे नहीं होते। हमने जो प्रगति की है उसकी बदौलत आज रात मैं कह सकता हूं कि हम जल्द ही अमेरिका के सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के करीब हैं। हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बेहद कड़ा प्रहार करने वाले हैं। हम उन्हें वापस पत्थर युग में ले जाएंगे, जहां वे होने चाहिए। इस बीच चर्चाएं जारी हैं। शासन परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था। हमने कभी शासन परिवर्तन की बात नहीं की, लेकिन उनके सभी मूल नेताओं की मौतों के कारण शासन परिवर्तन हो गया है। वे सभी मर चुके हैं। नया समूह। क्या आपने पुल पर हमला देखा? वो कानूनी है क्योंकि वह सैन्य लक्ष्य है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा युद्ध विरोधियों को और भड़काती है और ईरानी सरकारी टीवी को भी ताकत देती है। इससे वे दिखा सकते हैं कि अमेरिका सिर्फ शासन को नहीं बल्कि ईरानी नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो दूसरी तरफ के लिए नैरेटिव जीत है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अमेरिका ने ईरान में किसी नागरिक ठिकाने को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया, पर ऐसी भाषा मददगार नहीं है। अब जब ये सब हो रहा है, उसी दौरान ईरान वास्तव में देश के अंदर लगातार युद्ध अपराध कर रहा है। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, बस एक जल्दी सा रिमाइंडर कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई हमारी मदद करता है, खासकर जब हम ईरानी आतंकवाद और युद्ध अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। YouTube का AI बस इन शब्दों को सुनकर वीडियो सीमित कर देता है, क्योंकि उसे लगता है ये विज्ञापन दाताओं के लिए ठीक नहीं है। आपका समर्थन हमारी मदद करता है। अब खबर पर ध्यान देते हैं। ईरान ने IRGC सैन्य अभियानों में 12 साल के बच्चों की भर्ती शुरू की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह एक युद्ध अपराध है जिसे ईरानी शासन अंजाम दे रहा है। यह किसी भी तरह के संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत अवैध है, चाहे आप कोई भी कानून देख लें। मुझे यकीन है कि इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय वकील बहस नहीं कर रहा। ऊपर से रोज फांसी दी जा रही है। कल ईरान ने 18 वर्षीय युवक को फांसी दी, जिसने जनवरी के विरोध में भाग लिया था। युद्ध शुरू होने के बाद 1 माह में यह 9वीं फांसी है। मुझे उम्मीद है कि लोग समझ रहे हैं कि यह कितना बुरा है। जो कोई अभी 18 साल का है, उसकी पैदाइश शायद 2007 या 2008 में हुई होगी। इसका मतलब है कि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी और ईरानी हुकूमत ने उसे सिर्फ एक आर्थिक प्रदर्शन में भाग लेने पर फांसी दी। ईरानी सरकार की बद इंतजामी के खिलाफ
लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे राष्ट्रपति ने भी राष्ट्रीय टेलीविजन पर स्वीकार किया। फिर भी हुकूमत इस्लामी गणराज्य का विरोध करने वालों को फांसी दे रही है। वे उन वकीलों को भी निशाना बना रहे हैं जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। रिपोर्ट देखें। ईरान ने अभी अभी एक मानवाधिकार वकील को गिरफ्तार किया है जो उन लोगों का बचाव कर रहे थे जिन्हें हुकूमत बिना सही मुकदमे के गिरफ्तार कर रही थी और फांसी दे रही थी। अब जो भी अन्याय के खिलाफ बोलता है वो उस देश में निशाना बनता है जो विरोध दोबारा शुरू होने से डरता है। जब ईरान में ये सब हो रहा है, बाहर युद्ध अपराध जारी है। अब ईरान खुलेआम कुवैत के समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों को निशाना बना रहा है। कुवैत लगभग 90% पीने का पानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों से लेता है। इसलिए ऐसे हमले कुवैती जनता के लिए अस्तित्व का सवाल है। मैं नहीं सोच सकता कि ईरान पीने के पानी को निशाना बनाने का क्या बहाना देगा। शायद वे इसे तर्कसंगत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुवैत में अमेरिकी सैनिक भी वही पानी पीते हैं जो कुवैती नागरिक। ईरान इसे सैन्य लक्ष्य मानता है और इसी तर्क से सब जायज ठहरा रहा है। लेकिन लगता है कि ईरान भी मानने से डर रहा है कि वे पानी को निशाना बना रहे हैं, जबकि यह हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इसी कारण ईरान अब दोष दूसरे देशों पर डाल रहा है। हालिया हमले पर ईरान ने कहा कि इसे ईरानी बलों ने नहीं किया। कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला इजराइल ने किया था और यही उनका चलन पिछले कुछ हफ्तों से रहा है। जब भी वे कोई ऐसा हमला करते हैं जिसका बचाव नहीं किया जा सकता, तो वे बस इसका दोष अमेरिका या इजराइल पर डाल देते हैं। लेकिन दुनिया देख सकती है कि ईरान क्या कर रहा है। दुनिया देख सकती है कि शासन क्या कर रहा है। और अब हमारे पास कुवैती नागरिक भी हैं जो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जनता ईरान के खिलाफ हो जाए तो खाड़ी देशों की सरकारों को हस्तक्षेप का कारण मिल सकता है। खाड़ी देश ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा, खासकर इजराइल से लड़ाई के चलते, ईरान के प्रति सहानुभूति रखता है। अधिकांश खाड़ी देश इजराइल के समर्थक नहीं हैं, इसलिए वे ये दिखाना नहीं चाहते कि वे इजराइल के साथ मिलकर किसी मुस्लिम देश के खिलाफ हैं। इससे इन राजशाही देशों में आंतरिक समस्याएं आ सकती है, लेकिन ईरानी आतंकवादी हमलों से यह स्थिति जल्दी बदल सकती है। बस कल ही एक इराकी सैन्य अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यूएई इस युद्ध में शामिल होने वाला है। यह फैसला बहुत जल्द आने वाला है। सुनिए। सेना अमेरिका और इजराइल की मौजूदा कार्रवाई में शामिल हो जाती है। क्या ये वो रुख है जो सेना अपना सकती है? जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम इस संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं। अभी अभी हम पर ईरानियों ने हमला किया है, तो हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों, करीबी सहयोगियों और जीसीसी सदस्यों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र की रक्षा का अपना रुख बनाए रखेंगे। क्या वो विकल्प अब खारिज हो चुका है? क्या उस संघर्ष में शामिल होना है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूएई अपने ऊपर होने वाले किसी भी आक्रमण के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखता है और यही सेना और सशस्त्र बलों की मुख्य भूमिका है। साथ ही ये यूएई सैन्य अधिकारी हैं और फिर से इस बात पर जोर दिया। इस युद्ध के 1 महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद जब यूएई ने ईरान से आए हजारों मिसाइलों और ड्रोन का मुकाबला किया है, तब भी यूएई सरकार ने अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएई के ठिकानों या यूएई के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद ईरान लगातार हमले कर रहा है और वे सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना नहीं बना रहे, बल्कि इन सभी देशों में नागरिक लक्ष्यों को भी निशाना बना रहे हैं। सुनिए। मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ईरान में हो रहे अमेरिकी हमले यूएई के ठिकानों से हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने जवाब में यूएई को निशाना बनाया। क्या यूएई अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों से ईरान पर हमला करने दे रहा है? मुझे लगता है कि यूएई सरकार ने संघर्ष की शुरुआत से ही ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी कि यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं किया जाएगा और वे आगे भी इसी नीति पर कायम रहेंगे। तो सैन्य दृष्टिकोण से ये सही नहीं है और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है।
अब ये समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जिस स्थिति में है वहां तक वह कैसे पहुंचा। इसका मतलब केवल 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ने ईरान पर शासन किया था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। और अंदाजा लगाइए, क्या हम यही अपने मल्टीपार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और यह जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहां तक कैसे पहुंचे, तो जरूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।